नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट टाटा की WHAP व्हीकल को लेके है। अभी रिसेंटली टाटा की WHAP व्हीकल को लेके एक रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें बताया गया था इंडियन आर्मी की तरफ से अभी टाटा की WHAP व्हीकल को खरीदने का फैसला किया जा सकता है। अभी आर्मी की तरफ से इसे लगभग पूरे भारत में अलग अलग कंडीशन में टेस्ट किया जा चुका है, जिसको फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद इसकी मास प्रोडक्शन को शुरू किया जा सकता है। अब टाटा की WHAP व्हीकल को बेस करके वो अभी इसके अलग अलग मॉडल को भी इंडियन आर्मी को ऑफर करने वाले, जिसमें एक लाइट टैंक वर्जन है, इसमें इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल मौजूद है, इसमें सपोर्ट व्हीकल मौजूद है। इसके अलावा इसमें ट्रूप कैरियर और मेडिकल व्हीकल भी शामिल होने वाले हैं। इसी बीच टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी टाटा की तरफ से इस व्हीकल को सिर्फ इंडियन मिलिट्री के लिए नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज को भी ऑफर करने की कोशिश किया जा रहा है। और अभी टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से सऊदी अरब की रियाद में होने वाली वर्ल्ड डिफेंस एक्सपो के दौरान भी इसको डिस्प्ले करने का फैसला किया गया है। ये एक्सपो अभी 6 मार्च से लेके 9 मार्च तक चलने वाली है। और अभी अगर टाटा एडवांस सिस्टम की बात करें तो अपनी 8x8 WHAP व्हीकल के साथ एक माइक्रो बुलेट प्रूफ व्हीकल को भी इस दौरान डिस्प्ले करने वाले हैं। अब माइक्रो बुलेट प्रूफ व्हीकल की बात करें तो इसमें बुलेट रेजिस्टेंस प्लेट को दिया गया है, साथ ही प्रोटेक्टेड फायरिंग पोर्ट को भी दिया गया है, जहां पर आर्मर्ड प्रोटेक्शन के अंदर रहकर भी हमारे जवान जो है वो फायरिंग कर सकते हैं। और इसमें 4 व्हील असिस्टेड टर्निंग सिस्टम दिया गया है, जो कि इजीली मैन्यूवर करने में व्हीकल को मदद करता है। और बाकी किसी अलग व्हीकल के मुकाबले इसका टर्निंग रेडियस काफी कम है, जो कि स्पेशली इसको संकरे और पहाड़ी एरिया में ले जाने के लिए डेवलप किया गया है। अगला अपडेट टर्की और पाकिस्तान की तरफ से। अब सबको मैंने बात पहले भी कई बार बताया था कि टर्की शायद अभी पाकिस्तान को अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए चिंता करने वाली बात होने वाली है, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान को जल्दी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल सकता है। अब जैसे कि S-400 डील की वजह से यूएस की तरफ से टर्की के ऊपर सैंक्शन को लगा दिया गया था और वो अभी चाहकर भी यूएस से F-35 को हासिल नहीं कर सकते, जिस वजह से टर्की की तरफ से अभी अपने दम पर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से अपनी प्रोजेक्ट अजम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए ये प्रोजेक्ट पेपर से भी ऊपर नहीं गया है। और चाइना इसमें पाकिस्तान को डायरेक्टली कोई मदद नहीं कर रहा है, मतलब वो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे पाकिस्तान को कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करके नहीं दे रहे हैं, जिसको पाकिस्तान अपना इंडिजिनस फाइटर कह सकेगा, जिस तरीके से JF-17 को कहता आ रहा है। और इसी वजह से प्रोजेक्ट अजम भी अभी पेपर में ही पड़ा हुआ है। लेकिन अभी पता चला है कि टर्की की तरफ से अभी अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की बात की गई है। टर्की की इस नए 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो इसका नाम TFX होने वाली है और इससे टर्की अपने US ओरिजिन F-16 फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए डेवलप कर रहा है। अभी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक वो 2023 में अपनी TFX फाइटर जेट की फाइनल मॉडल को डिस्प्ले करने वाले हैं, जिसके बाद 2026 में इसकी टेस्ट फ्लाइट को करना शुरू किया जाएगा, जिसके बाद 2030 के बाद टर्की की तरफ से अपनी F-16 फाइटर जेट को इस नए फाइटर जेट से रिप्लेस करने की कोशिश की जाएगी। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 2047 के बाद अपने एंटायर एयरफोर्स में सिर्फ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ही ऑपरेट करने का प्लान किया गया। यानी कि अभी जो 4.5 जनरेशन या 4 जनरेशन या 3rd जनरेशन के फाइटर जेट पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है, उन सभी को 2047 तक पाकिस्तान अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट से रिप्लेस करने वाला है। लेकिन प्रोजेक्ट अजम की फेल होने के बाद अभी वो टर्की के साथ मिलकर अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के पास इतना अच्छा एरोनॉटिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि वो अपने दम पर ही एक 5th जनरेशन फाइटर को डेवलप कर सकते हैं, और इसी वजह से वो अभी टर्की का सहारा ले सकते हैं। अभी देखा जाए तो भारत की एमका और टर्की की या पाकिस्तान की TFX प्रोग्राम जो है वो लगभग सेम टाइमलाइन के अंदर ही ऑपरेशन होने वाली है। और मेरे हिसाब से अगर टर्की और पाकिस्तान इस TFX फाइटर को डेवलप कर लेते हैं और इसको इसी टाइमलाइन के अंदर डेवलप कर लेते हैं तो ये आगे चल के भारत के एमका को सीधे तौर पर चैलेंज कर सकता है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके या आर्म ड्रोन को लेके, इसको लेके मैंने पहले भी कई बार आपको बताया था कि भारत अभी यूएस से आर्म ड्रोन को खरीदने वाला है और कुल मिलाकर भारत यूएस से
30 आर्म ड्रोन को खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें से 10 इंडियन आर्मी, 10 इंडियन एयरफोर्स और 10 इंडियन नेवी ऑपरेट करने वाली है। अब कुछ महीने पहले इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें यह बताया गया था कि अभी जल्दी ही इन ड्रोन को एक्वायर करने की कोशिश की जाएगी और इस डील की कीमत को भी लगभग तय कर दिया गया था, जिसको करीब करीब $3 बिलियन बताया गया था। पर अभी बताया जा रहा है कि किसी कारण की वजह से अभी भारत की तरफ से इस डील को होल्ड पर रखने का फैसला किया जा रहा है। अब इसके पीछे इंडिजिनस सोल्यूशन एक कारण हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास प्रेडेटर ड्रोन जैसे ड्रोन मौजूद नहीं है और हमारी रुस्तम 2 ड्रोन की बात करें तो ये अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हुआ है और ना ही अभी वेपन को कैरी कर सकता है। लेकिन फिलहाल भारत की तरफ से अपने एग्जिस्टिंग हेरॉन ड्रोन को प्रोजेक्ट चीता के अंदर आर्म ड्रोन में कन्वर्ट किया जा रहा है और इस डील को अभी होल्ड पर रखने के पीछे इसको एक कारण बताया जा सकता है, जिस वजह से अभी हम प्रेडेटर ड्रोन की डील को होल्ड पर रख सकते हैं। लेकिन कुछ र्यूमर के मुताबिक अभी डीआरडीओ की तरफ से भी एक आर्म ड्रोन को डेवलप किया जा रहा है, जिसे इसी साल की मार्च तक डिस्प्ले किया जाएगा। ये ड्रोन रुस्तम 2 ड्रोन हो सकता है या फिर इसके अलावा कोई नई ड्रोन हो सकता है, जिसको डीआरडीओ की तरफ से सीक्रेटली डेवलप किया जा रहा है और इसी वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी एडिशनल 30 प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने के लिए जो डील को लगभग फाइनल कर दिया गया था, उसको होल्ड पर रखने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट रफाल को लेकर। अब कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि फ्रांस की तरफ से अभी ऑफिशियली भारत को सभी 36 रफाल जेट को डिलीवर कर दिया गया था, जिसमें से अभी भारत के पास लगभग 32 रफाल जेट मौजूद है और बाकी 4 रफाल अभी फ्रांस में मौजूद थे, जिनको इसी हफ्ते के अंदर ही भारत को डिलीवर करने का फैसला किया गया था। अभी एएनआई की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट के मुताबिक कल रात को ही भारत को बाकी बचे 4 रफाल में से 3 रफाल को डिलीवर कर दिया गया और अभी ये जो 3 रफाल फ्रांस की तरफ से भारत को भेजे गए थे, इनको सीधे तौर पर फ्रांस से भारत के लिए रवाना किया गया था और इस बीच में इनको बस एक बार यूएई की एयरफोर्स की एरियल टैंकर से रिफिल किया गया था। अब नॉर्मली जब भी फ्रांस से भारत के लिए रफाल को भेजा गया था, इनको पहले यूएई में एक हॉल्ट के लिए रोका गया था, जहां से रिफिल करने के बाद ये फिर से भारत के लिए उड़ान भर सकते थे। लेकिन इस बार ये सीधे तौर पर फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरे थे और इससे पहले भी एक बार किया चुका था, जहां पर फ्रांस से टेक ऑफ करने के बाद रफाल सीधे भारत में लैंड किए थे और इसी बीच उनको यूएई की एयरफोर्स की तरफ से या फ्रेंच एयरफोर्स के एरियल टैंकर के द्वारा बीच में एक बार या 2 बार रिफिल किया गया था। अभी कुल मिलाकर भारत के पास 35 रफाल जेट मौजूद होने की बात की जा रही है और ये 3 रफाल जेट अभी भारत को डिलीवर किए गए थे, इनको इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ भारत को डिलीवर किया गया और बाकी बचे एक जेट को जल्दी ही भारत को डिलीवर करने की बात की जा रही। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ सोर्सेज के मुताबिक अभी तक भारत के पास 33 रफाल जेट पहले से ही मौजूद थे और अभी जो 3 रफाल जेट भारत को डिलीवर किए गए, इसके साथ ही कंप्लीट 36 रफाल जेट को भारत को डिलीवर कर दिया गया और ये जो 3 रफाल जेट भारत को डिलीवर किए गए थे, इन सभी को इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ भारत को डिलीवर किया गया। लेकिन कुछ सोर्सेज का कहना है कि अभी भारत को 35 रफाल जेट को डिलीवर किया गया और बाकी बचे 1 रफाल जेट को 1 महीने के अंदर इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ भारत को डिलीवर किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सब जानते हैं कि नॉर्मली जब भी हमारे कोई भी जवान बॉर्डर में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करते हैं, उनको शहीद कहा जाता है या फिर उनको मार्टर कहा जाता है और इस दोनों शब्दों के साथ आप सभी भली भांति परिचित होंगे। लेकिन अभी आर्मी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस में बताया गया था कि आगे चल के जब भी आर्मी का कोई भी जवान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करता है तो उसे शहीद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शहीद शब्द का मतलब रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है और अगर कोई किसी रिलीजन को एक्सेप्ट ना करते हुए मारा जाता है या अगर कोई अपने रिलीजियस बिलीफ की वजह से अपनी जान को गंवाता है तो वहां पर उस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आर्मी की बात करें तो हमारे सोल्जर जो है वो ना तो किसी पर्टिकुलर रीजन को बेस करके लड़ाई लड़ते हैं और ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बेस करके हमारी आर्मी को फॉर्म किया गया। तो इस वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से भी मार्टर शब्द को रिप्लेस करने के लिए लगभग 11 अल्टरनेटिव शब्द को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, जिसमें फॉलन हीरोज, इंडियन आर्मी ब्रेव्स और फॉलन सोल्जर जैसे शब्दों को अल्टरनेटिव के तौर पर दिया गया है। और आर्मी के मुताबिक आज के बाद हम जब भी कभी लड़ाई में घायल हुए या जान गंवाए हुए सोल्जर्स के बारे में बात करेंगे तो उनको शहीद के बदले किल्ड इन एक्शन, लेड डाउन देयर लाइव्स, सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द नेशन, ब्रेव वर्ड्स, बैटल कैजुअलिटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। और वैसे पहले से हम शहीद शब्द की जगह पर वीर गति को प्राप्त करने वाली शब्द का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से शहीद शब्द को रिप्लेस करने के लिए एक सुइटेबल ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।